नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता अंधेरे में, इसी का विश्लेषण करेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि इस कविता का सारांश को जान लेंगे। ये कविता एक लंबी कविता है, इसलिए कवि ने एक साथ कई समस्याओं को उठाया है, साथ ही उन समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम तो उन्होंने इस कविता में अपने अवचेतन मन और चेतन मन के द्वंद्व को दिखाया है। उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि हमारा अवचेतन मन बहुत अच्छा काम करना चाहता है, साहसी काम करना चाहता है, देश के उन्नति में भागीदार बनना चाहता है, लेकिन चेतन मन जो है वो सुविधा भोगी है और वो अपने सुविधा के लिए बाकी चीज़ों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही इस कविता में उन्होंने जो पूंजीवादी व्यवस्था है, साथ ही उसके हाथों में कठपुतली बने जो शासन तंत्र है, वो किस प्रकार जनसाधारण को उत्पीड़न, शोषण आदि कर रहे हैं, अर्थात लोगों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया है, साथ ही जनता को इसके विरुद्ध में क्रांति करने की बात भी उन्होंने कही है। इस कविता में उन्होंने लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों द्वारा सुविधाभोगी बन जाने को सबसे दुख का बात कहा है, क्योंकि इनके अनुसार यही समाज सुधारक होते हैं सबसे बड़े, तो इन्हें जन क्रांति का अग्रदूत बनना होगा। तो इस तरह से कई बातों को उन्होंने इस कविता में रखा है और हम लोग सभी बातों को वन बाय वन जान लेंगे। ये कविता आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर समय की कमी है तो स्पीड को बढ़ा के 1.5x में भी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस चैनल में साहित्य से संबंधित जो भी वीडियोस अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले सकते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, उसके काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है इसमें संकलित है। इस कविता में कवि ने हमारे देश की आज़ादी से पहले की स्थिति और आज़ादी के बाद की स्थिति का चित्रण बड़ी गहरी अनुभूति के साथ किया है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वो तो स्वतंत्रता के पश्चात अंधेरे में खो गए और वे लोग रोशनी में आ गए जो स्वार्थी और अवसरवादी थे। इस कविता में मध्य वर्ग के उस आदमी का संघर्ष भी दिखाया गया है जो एक और तो सामाजिक अव्यवस्था और विकृतियों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर अपनी सुविधाएं भी छोड़ने को तैयार नहीं है, अर्थात वो सुधार भी चाहता है और अपना सुविधा छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। असल में एक और तो वह क्रांतिकारी पुरुष बनने का आकांक्षी है, लेकिन दूसरी ओर अपनी कमजोरियों से डरता भी है। व्यक्ति के इसी द्वंद्व को भी इस कविता में बखूबी चित्रित किया गया है। अपने युग की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से क्षुब्ध कवि ने इस कविता में उस दमघोटू परिस्थिति का भी चित्रण किया है, जिसके कारण कवि के मन में चिंता, बेचैनी, कुछ करने की व्यग्रता उत्पन्न हुई। कविता में उस शोषण, दमन और अत्याचार के चित्र है जिसने सामान्य जनजीवन को यातनामय बना दिया है। मुक्तिबोध को सबसे अधिक दुख और ग्लानि इस बात की है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें साहित्यकार, समाचार पत्रों के संपादक, शिक्षक सभी आते हैं, वो भी इस पूंजीवादी व्यवस्था का कृतदास हो गया है। कृतदास अर्थात खरीदा हुआ गुलाम, ऐसा हो गया है। इस कविता में वो कहते हैं, सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बंध ये सब लोग, बौद्धिक वर्ग है कृतदास। अगर ये स्थिति हो तो समाज के लिए
बहुत दुर्दशा वाली ही बात है। मध्य वर्ग भी अपनी संकीर्णता और स्वार्थपरता के कारण अपने कर्तव्य से च्युत हो गया है। सत्ताधारी लोग एक और प्रलोभन देकर विद्रोहियों को क्रांति करने से रोकते हैं, तो दूसरी ओर दमन, अत्याचार और उत्पीड़न द्वारा विद्रोह को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थात दोनों तरह से ये हम पे क्या करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। पहले तो प्रलोभन देके कि क्रांति हो ही ना, और अगर क्रांति हो जाता है तो फिर उसको कैसे दमन किया जाए, अत्याचार से किसी तरह से भी उसको रोका जाए। कविता में मार्शल लॉ तथा कवि की मानसिक उद्विग्नता को चित्रित किया गया है, जो उसे उस समय हुई थी जब उसने शासन तंत्र में काले कारनामे देख लिए थे और शासक अपनी पोल खोलने की डर से उसे मिटाने के लिए कृत संकल्प हो उठा था। कविता में वो कहते हैं, देख लिया हमको, वो जान गया वो सब, मार डालो उसको, ख़त्म करो एकदम। गैलरी से भागा मैं पसीने से सराबोर। एक अन्य स्थल पर मुक्तिबोध ने स्टूल पर बिठाकर सिर की हड्डी तोड़ने का लोमहर्षक दृश्य उपस्थित कर उस आतंक का संकेत दिया है जिसके द्वारा क्रांतिकारियों की जुबान बंद रखने का प्रयास किया जाता था। इस कविता में वो कहते हैं, टूटे से स्टूल पर बिठाया गया हूँ, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पर रहे लगातार। ऐसे दृश्यों का उन्होंने वर्णन किया है। तत्कालीन परिस्थितियों का भयावह दृश्य केवल पृष्ठभूमि का काम करता है, वास्तविक दृश्य कवि के मन के अंतर्द्वंद का है। यह अंतर्द्वंद कविता की पहली पंक्ति से प्रारंभ होता है और कविता के अंत तक चलता है। यह द्वंद्व वास्तव में कवि के चेतन मन और अंतर्मन के बीच है। चेतन मन जो सुविधा भोगी है, लेकिन अंतर्मन है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जन क्रांति का अग्रदूत बनना चाहता है। यही दोनों में द्वंद्व हो रहा है। चेतन मन सुविधा भोगी है, समझौता परख है, किसी प्रकार का कोई खतरा उठाना नहीं चाहता है, वो दुर्बल है। कविता में वो कहते हैं, कमजोरियों से लगाव है मुझको। अंतर्मन अपने दायित्वों को समझता है, अतः स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है और उसके लिए विद्रोह और क्रांति करना चाहता है। अर्थात वो जन क्रांति का अग्रदूत बनना चाहता है। वो क्रांतिकारी साहित्य लिखने के लिए व्यग्र है। चेतन और अवचेतन मन दोनों परस्पर विरोधी है। एक सुविधाभोगी खतरे उठाना नहीं चाहता और दूसरा दायित्व समझकर बार बार खतरे उठाने के लिए चेतन मन को उकसाता है। कवि अवचेतन मन की बात सुनकर विद्रोह और क्रांति करना चाहता है, पर उसका चेतन मन बार बार उसे ऐसा करने से रोक देता है। मुक्तिबोध के इसी अंतर्द्वंद को कविता में विभिन्न बिंबों द्वारा चित्रित किया गया है। कई बिंब है, दो चार बिंब का हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम अंधेरी कोठरी में किसी की पदचाप सुनाई देती है, पर वो दिखाई नहीं देती। कहते हैं कविता में, सुनाई जो देता पर नहीं देता है दिखाई। तदुपरांत कवि का चेतन मन अवचेतन मन में उठने वाले विचारों को थोड़ा थोड़ा समझने तो लगता है, पर पूरी तरह समझ नहीं पाता। अर्थात अवचेतन मन की बात धीरे धीरे चेतन मन समझने तो लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पाता। कविता में वो कहते हैं, कौन वो दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है। आगे भी कवि अंधेरी गुफा, उसमें बैठी हुई आकृति, मशाल, उसके बुझने से उत्पन्न स्थिति का चित्र अंकित कर अपने इस द्वंद्व की ओर संकेत करते हैं। अवचेतन मन को सुझाव देने के कारण ही कवि को यातना होती है। द्वार के बाहर किसी के द्वारा संकल खटखटाने और उस आवाज़ को सुनकर सिटकिनी खोलने और आने वाले से मिलने का विचार तो आता है, परंतु वो उठ नहीं पाता है क्योंकि वो भीरू और कायर है। इस प्रकार संपूर्ण कविता का कथ्य है कि कवि के चेतन और अवचेतन मन का द्वंद्व, अवचेतन मन का सुझाव न मानने और सुविधा भोगी जीवन बिताते रहने के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक यातना। वो मानते हैं कि एक अकेले व्यक्ति से सब कुछ नहीं होगा, अतः जनता को साथ
लेना होगा, जनशक्ति संगठित करनी होगी, जन की संघर्षशील चेतना जगानी होगी और स्वयं को भी जन क्रांति का अग्रदूत बनना होगा। इस प्रकार यह था इस कविता का सारांश। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।